बलोच लॉन्ग मार्च जो तुर्बत से निकला था और इस्लामाबाद पहुंचना था। निहत्ते बलोचों पर लाठीचार्ज किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, जिसमें हमें मालूम पड़ा कि किस तरह से जो रॉ है वो लोगों को स्पॉन्सर करती है और अपने ही लोगों को, वो BLA हो या BNA हो, रियासत से टकराने के लिए खड़ा कर देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो छुट्टियों पे हैं, जरा ये बता रहे हैं कि इस वक्त तो तुर्की में है और तुर्की से जो उनका अगला पड़ाव होगा वो बरतानिया का होगा। अब दरमियान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हम मुतवातिर आपको अपडेट रखे हुए हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दौरे अमरीका से, और दौरे अमरीका को मुकम्मल करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 19 दिसंबर को पाकिस्तान वापस पहुंचना था, लेकिन गुज़श्ता रोज भी उन्होंने अमेरिका में इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा है। रिपोर्टेडली दौरा अमेरिका मुकम्मल करके उनको फिर बरतानिया पहुंचना था। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि 10 दिसंबर को वो पाकिस्तान से अमेरिका रवाना हुए थे, लेकिन दरमियान में बरतानिया में उन्होंने 2 रोज पड़ाव किया, जिसके बाद अमेरिका पहुंचे। अब बरतानिया में इस 2 रोजा पड़ाव, जिसको गैर एलानिया रखा गया, जिसके मिनट्स बाहर नहीं आए थे, जिसके बारे में बताया नहीं गया था इसमें क्या हुआ, यह भी हमने आपके सामने रखा। अब रिपोर्टेडली उन्हें अमेरिका से वापस बरतानिया आना था। अभी तक बरतानिया वो पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, बरतानिया में उनका मिशन क्या होगा, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट अहदाफ अचीव हुए हैं, अमेरिका की तरफ से जो मुतालबात सामने आए हैं, ये तमाम तर तफसीलात भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इंतहाई हसास मौजू पर मुझे बात करनी है, और वो मौजू है बलोच लॉन्ग मार्च। बलोच लॉन्ग मार्च जो तुर्बत से निकला था और इस्लामाबाद पहुंचना था। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पहुंचने से पहले ही निहत्ते बलोचों पर लाठीचार्ज किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। डॉक्टर महारंग बलोच जो इस बलोच लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रही थी, उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए से इंतहाई दर्दनाक मनाजिर शेयर भी किए, जिसमें हम देख सकते हैं कि बलोच निहत्ती ख़वातीन और नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। अब इसके ऊपर मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है। ऑल्दो कल हमने सरफराज बंगलजई को रियासत के सामने हथियार डालते हुए देखा, जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, जिसमें हमें मालूम पड़ा कि किस तरह से जो रॉ है वो लोगों को स्पॉन्सर करती है और अपने ही लोगों को, वो BLA हो या BNA हो, रियासत से टकराने के लिए खड़ा कर देते हैं। सरफराज बंगलजई की रियासत के सामने हथियार डालकर कौमी धारे में जो शमूलियत है वो इंतहाई खुशाइंद है। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, ये पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी जो हैं वो मुहिब्बे वतन, कोई ट्रेटर नहीं हो सकता, गद्दार नहीं हो सकता। चाहे जाए कि कुछ मजमूम मकासद के लिए उसको कुछ लोगों ने एक प्लान के तहत मैदान में ना उतारा हो। अब ये लोग जो पुरअमन लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जाहिर है अपने लोग हैं तो इनके पास ये राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये राइट कन्फर्म करता है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज करने वाली निहत्ती ख़वातीन और नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, मर्दों पर लाठी चार्ज करना, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना, ये किसी तरह भी जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। एंड आई होप कि अगर बलोच लोग अपना हक मांग रहे हैं तो उनको हक दिया भी जाएगा, कम से कम उनके मुतालबात सुने तो जाएंगे। और फिर मेरी अदब से गुजारिश है उन तमाम तर लोगों से जो बलोचों के साथ जाते हैं, उनका वोट लेने के लिए उनसे दरख्वास्त करते हैं, नारे बड़े बड़े लगाते हैं। आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने बलोचों के साथ जाकर एक प्रोटेस्ट के अंदर इजहार यकजहती किया था और कहा था कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो बलोचों को उनके हुकूक दिलवाएंगे, मिसिंग पर्सनस का जो इशू है उसको रिजॉल्व कराएंगे। बिलावल भुट्टो साहब कई दफ़ा जा चुके हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं तो बलोचों से बिल्कुल सरफ़े नज़र कर देते हैं। आज हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बलोच हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से हैं, हमारे साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से रहे। कहा यह जाता रहा कि बलोच जो महरूम है, महरूम तबका है, यहाँ से क़यादत आएगी तो इनके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इनके मसाइल वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े हैं, वो कम नहीं हो रहे। सबसे पहले तो मुझे इस पर बात करनी थी और मैं समझता था कि मेरा फ़र्ज़ है जो मुझे अदा कर देना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का अमेरिका दौरा है। अमेरिका दौरे के दौरान उनकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई, जैसे सेक्रेटरी डिफेंस के साथ जे ऑस्टिन से जो मुलाकात थी वो इंतहाई अहमियत की हामिल थी, जिसमें सिक्योरिटी सतह पर जो 2 तरफा ताउन है उस पर बातचीत की गई। जब इस पर बातचीत हुई तो बहुत सारे लोगों को बहुत पेट में मरोड़ भी उठे। ख़ासतौर पर हमारे हमसाया मुल्क के अंदर बैठे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ इस मामले पर हुई कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो अमरीकी वज़ीर दिफा है उनके साथ क्यों मिल रहे हैं, इनका जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो क्या हो सकता है। उसके बाद
ख़ास तौर पे जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है उसकी तरफ से भी बहुत सारी जो प्रेस रिलीज़ आई उसमें हमें ये पता चला कि एंटनी ब्लिंकन के साथ भी मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद सेंट कॉम का जो दौरा है फ्लोरिडा के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इंतहाई अहमियत का हामिल था और वहाँ से आने वाली जो तस्वीर हैं वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल थी। और ख़ास तौर पे एंटनी ब्लिंकन के साथ जो मुलाकात हुई और फिर सिक्योरिटी सतह की जो मुलाकातें हुई उसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की मौजूदगी होना, शमूलियत होना, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वो भरपूर कोशिश कर रहा था कि आर्मी चीफ जब अमेरिका पहुंचे सेंट कॉम का विजिट करने के लिए कि आर्मी चीफ की मुलाकात अमेरिकन थिंक टैंक के साथ हो जाए, अमेरिकन कानून साजों के साथ हो जाए और फिर अमेरिकी सफारत खाने पाकिस्तानी सफारत खाना अमेरिका में अमेरिकी थिंक टैंक और वहाँ पर जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात कराने में कामयाब भी हो गया। यही वजह है कि आर्मी चीफ जो 19 दिसंबर को वतन वापस पहुँचने वाले थे 19 दिसंबर को नहीं पहुँचे और उनका ये जो दौरा है उसको एक्सटेंड किया गया। अब अमेरिकन थिंक टैंक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालात हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर भी बात हुई और आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि इंतखाबात मुल्क में मार्च से पहले पहले हो जाएंगे, यानी मार्च में सेनेट इलेक्शंस होने हैं और सेनेट इलेक्शन से पहले पहले मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे। ये कैटेगोरिकली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है। उसमें तारीख कोई आगे पीछे हो सकती है, यानी जो 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है ये हो सकता है कोई 10 फरवरी हो जाए, 11 फरवरी हो जाए, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होंगे मार्च से पहले पहले इंतखाबात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो अमेरिका से सामने आई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका भी यही चाहता है, अमेरिका दबाव डाल रहा है? तो एज फार एज इकोनॉमिक डोमेन इज कंसर्न तो उसमें IMF के साथ जो मामला है और IMF पाकिस्तान को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने का भी कह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तभी होगी जब पार्लियामानी इलेक्शन होगी। जब पार्लियामान ही नहीं होगी यानी मुंतखब हुकूमत ही नहीं होगी तो फिर किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो उसके लिए मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत का होना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारे सवाल जो सिक्योरिटी सतह के हैं वो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से किए गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ भी मुलाकात हुई और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अनजस्टिफाइड प्लेइंग फील्ड मिल रही है उस पर बहुत सारी पटिशन्स भी कर चुके हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पर आवाज़ें भी उठा रहे हैं। जब पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात हुई तो रिपोर्टेडली हमें बताया गया है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंतहाई खंदा पेशानी से खुश दिली के साथ सबसे आगे बढ़कर मिले, खुद हाथ आगे बढ़ाया पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात के लिए। ये लोग जब गए मुलाकात करने के लिए तो इसके लिए बाकायदा दावतनामे इशू किए गए थे, इन्विटेशन कार्ड्स इशू किए गए थे और उस इन्विटेशन के ऊपर लोग इकट्ठे हुए। ख़ास तौर पे वहाँ पर ताहिर जावेद साहब जो इमरान खान के मुशीर रहे हैं, साबिका मुशीर, वो यहाँ पर मौजूद थे। जो बिजनेसमैन है तनवीर अहमद साहब वो यहाँ पर मौजूद थे और उनके तवज्जुह से और बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर पहुँची और बड़े खुले दिल से लोगों ने बड़े बड़े तगड़े जो सवालात हैं, तुंदो तेज़ सवालात हैं वो भी किए और उन तुंदो तेज़ सवालात के जवाबात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बड़ी खंदा पेशानी से दिए हैं। जो पहला टेक अवे है वो ये है कि इंतखाबात तो मार्च से पहले पहले हो रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ये कहना इंतहाई खुशाइंद है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से ये जुमले भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि कोई सरबराह मुमलिकत, कोई वज़ीर आज़म दिलेर नहीं होता तो कोई बात नहीं है, अहलियत उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन करेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए। यानी वो करेक्टर का जो ढीला है, यानी दूसरे मानों में आप कह लें बदकिरदार उसको नहीं होना चाहिए। अब ये इशारा किस तरफ था, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या सोच रहे हैं या इस हवाले से उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है। ये दो चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इस मुलाकात के अंदर। और फिर जहाँ जहाँ वो गए हैं उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से बात की है, उन्होंने मिडिल ईस्ट से जो सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान को उस हवाले से बात की है। और तीसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो 2 रियासती सोल्यूशन के अंदर मुज़मिर है। उन्होंने आर्मी चीफ ने भी इस बात को दोहराया है कि 2 रियासती सोल्यूशन, अब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए आज़ाद लैंड बना देनी चाहिए, एक अलहदा होना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है हमेशा हमारा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये जो 2 रियासती हल की बातें बार बार सुनाई दे रही हैं ये भी खासी मानी खेज़ है। और क्या हम इस मसले का हल अब यही समझते हैं कि फ़लस्तीन को फ़लस्तीन और इसराइलियों को इसराइल का लैंड दे देना चाहिए, और क्या हम उसको एक्सेप्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी के
जो पर्दा फ़िक्र है उस पर दस्तक भी दे रहा है, ख़ासतौर पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक के स्टेटमेंट और फिर रिपोर्टेडली आर्मी चीफ के भी इसी तरह के स्टेटमेंट के बाद। अच्छा, अब आर्मी चीफ का ये जो विजिट 19 दिसंबर को कंक्लूड होना था, उनको पाकिस्तान पहुंचना था, वो पाकिस्तान तो वापस नहीं पहुंचे हैं। सुनने में यही आ रहा है कि उनको फिर बरतानिया वापस आना था। अब वो बरतानिया पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, अभी तक हमारे ज़राए इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो छुट्टियों पे हैं, ज़राए ये बता रहे हैं कि इस वक्त तो तुर्की में है और तुर्की से जो उनका अगला पड़ाव होगा वो बरतानिया का होगा। अब दरमियान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई मुलाकात भी हो जाए और इस वक्त एक जो कोलिजन की सी सिचुएशन नजर आ रही है या ताल्लुकात में कहीं ना कहीं दरार है या कोई गैप्स हैं, क्रैक्स हैं, तो उन क्रैक्स को फिल करने के लिए मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और दरमियान में कोई मीडिएटर का रोल भी प्ले कर सकता है, मीडिएशन भी हो सकती है। तो उसके बाद हो सकता है कि दोनों कहीं ना कहीं सेम पेज के ऊपर आ जाएं। सेम पेज पे आना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मुल्क में इंतखाबात कराने हैं। इंतखाबात कराने के हवाले से कुछ लॉजिस्टिक्स, जिसकी बात आर्मी चीफ ने अमेरिका में भी की है, कुछ लॉजिस्टिक्स को मैनेज करते हुए हो सकता है कि कुछ दिन आगे पीछे हो जाएं, लेकिन एक भी दिन आगे जाने को जस्टिस काजी फायज ईसा तैयार नहीं है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा और ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज पे होना, ज़ाहिर है तमाम इदारों का सेम पेज के ऊपर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस हवाले से भी दौरा बरतानिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो वहाँ कहीं मुलाकात हो जाती है या कोई मुलाकात कराने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद फिर मुल्क की जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई मिजाज कोई नरम पड़ सकता है या कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जब तैयार हो गई है कि मार्च से पहले पहले इलेक्शंस हमने कराने हैं, तो मार्च से पहले यानी फरवरी में अगर कोई तारीख आगे पीछे होनी है तो इस हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है या नहीं, तो इस हवाले से ये मुलाकात इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी। क्या होने जा रहा है, बरतानिया में क्या होना है, विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।